नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक पुनः स्वागत है। हम लोग संविधान में राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का मतलब कि कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे और कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख भूमिका जिस व्यक्ति की होती है वो है राष्ट्रपति, जिसे भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम आर्टिकल 52 से लेकर के 55 तक चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा की गई है, जिसको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है और मतगणना किस प्रकार की जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हम पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 56 क्या कहता है, 57 क्या कहता है, 58 क्या कहता है। तो इन आर्टिकल्स के बारे में आज हमारा ये लेक्चर रहेगा। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं, कार्यपालिका पावर्स क्या होती हैं, उसकी लेजिस्लेचर पावर्स क्या हैं, या उसकी जो क्षमादान करने की शक्तियां हैं वो क्या है, वीटो पावर क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, ये अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 56। और आर्टिकल 56 में आप लोगों को पता है कि पहले मैंने जब स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में राष्ट्रपति के में कराया था कि सारे आर्टिकल्स मैंने एक बार बताए थे और उन सारे आर्टिकल्स को आपने याद भी कर लिया होगा। तो राष्ट्रपति की पद की अवधि यानी कि कार्यकाल के बारे में जो चर्चा की गई थी वो किसमें की गई थी, अनुच्छेद 56 में चर्चा की गई है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होगी। 55 में उसके निर्वाचन की रीतियां हैं, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और उसमें निर्वाचक गण में मतलब कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 52 में ये, और 56 में इसकी पदावधि अर्थात इसका कार्यकाल क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है, शपथ ग्रहण करता है, उस दिन से इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। कब, पद धारण करने से, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना पद धारित करेगा, अपने पद पर आसीन होगा, उस दिन से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दूसरी बात है कि 5 वर्ष के अलावा यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर उसकी पदावधि खत्म होने से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले वो किन आधारों पर अपने पद से हट सकता है, तो इसके 2 आधार बताए हैं। ठीक है, मैं यहां पॉइंट 2 ले रहा हूं कि पदावधि पूर्ण होने से पहले, पूर्व किन 2 विधियों के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। तो देखिए उसकी आकस्मिक मृत्यु को अगर हम लोग छोड़ देते हैं कि मान लीजिए पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब तो पद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति पद पर है और तो उस आधार पर उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, पूरा होने से पहले किन आधारों पर वो पद छोड़ सकता है। तो पहला आधार तो ये है कि वो अपना त्यागपत्र दे, और त्यागपत्र देने की जो रीति है अनुच्छेद 56 में, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, दूसरी है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या करता है, संविधान का अतिक्रमण करे, और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उस पर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए। तो पहला तो ये है कि वो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। दूसरा ये है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और इस महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले वो क्या करेगा, अपना त्यागपत्र दे देगा, या उसको महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटा दिया जाएगा। तीसरा कारण है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो आकस्मिक मृत्यु हो गई तो पद अपने आप रिक्त हो गया। अब बात आती है कि मान लो कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, डेथ हो गई,
अब इसका पद कौन संभालेगा? तो देखो पहली चीज यहां याद रखना कि अगर राष्ट्रपति का पद चाहे वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के बाद खाली हो या महाभियोग के बाद में खाली हो या उसकी मृत्यु के बाद में उसका पद अगर रिक्त रह जाता है तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरी बात है कि यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब उसका पद कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दूसरी बात, अगर मुख्य न्यायाधीश भी पद पर नहीं है तब इसकी अनुपस्थिति में कौन संभालेगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को किन आधारों पर उसका कार्यकाल समाप्त होगा। तो पहला तो वो अपना त्याग पत्र दे करके क्या करेगा? अपने पद से मुक्ति पाएगा। दूसरा, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग के माध्यम से उसको पद से हटाया जा सकता है या आकस्मिक मृत्यु के दौरान उसकी अनुपस्थिति में। ये यहाँ जो पोर्शन लिखा हुआ है आपका, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन पद संभालेगा? तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तब भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश, आपने एम हिदायतुल्लाह का नाम सुना होगा। तो हिदायतुल्लाह ने क्या किया था? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। तो हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे उस समय, उपराष्ट्रपति नहीं थे और राष्ट्रपति भी नहीं थे। तो इनकी अनुपस्थिति में एम हिदायतुल्लाह ने क्या किया था? राष्ट्रपति पद को संभाला था। दूसरी बात है कि अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश तो एक होता है, अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। ये प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 56 में किया गया है। एक और इसमें पॉइंट आता है कि 5 वर्ष के बाद में, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त हो रहा है, तो 5 वर्ष के बाद भी क्या वह पद पर रह सकता है? अगर रह सकता है तो वो किस आधार पर उस पद पर रहेगा? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हुआ है और उसके उत्तराधिकारी ने उसका पद धारण नहीं किया है तो वह 5 वर्ष से अधिक समय के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है और वो राष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को उससे धारित न कर ले। यहाँ बात समझ में आ गई? तो ये था आर्टिकल 56। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है अपना, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ। अगर कोई समस्या आती है, आपको कोई डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी डाउट न रहे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डाउट रह जाए या कोई चीज छूट भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला जो आर्टिकल्स आएगा वो आएगा आर्टिकल 57। और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57। ठीक है, तो देखिए पुनर्निर्वाचन, इसका मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति को ऊपर ये पाबंदी लगाए कि वो सिर्फ इतने समय के लिए ही या इतनी बार ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यदि भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक बार से अधिक बार कौन निर्वाचित हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति। कितनी भी बार, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो चाहे तो कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां एक चीज हमें अमेरिका से और इसको लिंक करना है कि अमेरिका में क्या होता है,
राष्ट्रपति वहाँ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने की जो सीमा है वो कितनी है, वो 2 बार है। तो अमेरिका में अधिकतम कितनी बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति? 2 बार बन सकता है। और ये जो 2 बार का प्रावधान क्या अमेरिकी संविधान में पहले से था? देखिए, पहले से अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बने। लेकिन 1991 में क्या हुआ? 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ अमेरिकी संविधान में 1951 में। और इस 1951 के अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम सीमा थी वो कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। इससे पहले एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा शायद, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 4 बार निर्वाचित हुए थे। कितनी बार? 4 बार। लेकिन भारत में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति या तो 1 बार चुनाव लड़े या 2 बार लड़े या 3 बार लड़े। वो चाहे तो कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। और ये पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है ये किस आर्टिकल में दे रखी है? 57 में दे रखी है। इतना सा याद रखना है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार। और ये प्रावधान उसके 22वें संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से लाया गया और उससे पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार निर्वाचित हुए थे इससे पहले। अब एक आर्टिकल आता है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास ऐसी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देखिए, अगली बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। और ये किस आर्टिकल में दे रखी हैं? 58 में। ठीक है। देखिए, पहली चीज सभी लोगों को पता है कि वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उसकी आयु कितनी हो? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये कई बार पूछा जाता है। तीसरा आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा आता है कि किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है। तो ये 4 योग्यताएं किसकी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति। पहली चीज वह भारत का नागरिक हो। यहां इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि भारत का जो नागरिक है, यहां केवल इसी चीज की बात की गई है कि वो व्यक्ति केवल और केवल भारत का नागरिक हो। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, अर्थात वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म से भारत का नागरिक हो। ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। चाहे उस व्यक्ति को देशीयकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई हो या किसी अन्य आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई हो, बस उसके लिए क्या आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। हमें यहाँ ये देखना है कि जो लाभ का पद है इसमें कौन कौन से पद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। देखिए, इसमें कौन कौन से पद शामिल नहीं है। पहला, जो राष्ट्रपति का पद होता है ये लाभ का पद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और वो दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? बन सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है। तीसरा, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और संघ में और राज्यों के अंतर्गत संघ व राज्यों के जो मंत्री होते हैं वो भी लाभ के पद में नहीं आते हैं।
ये 4 लोगों को आप याद रखना। इनके अलावा चाहे कोई सरकारी टीचर हो, चपरासी हो, जो लोक नियोजन में नौकरी करता हो, वो लाभ के पद में शामिल किया जाएगा। संसद के सदस्य हो गए, वो लाभ के पद में आ गए। राज्यों के विधानमंडलों के जो सदस्य हो गए, वो लाभ के पदों में आ गए। तो इन चारों को छोड़ करके अन्य जितने भी पद हैं वो सब किस में आ जाएंगे? लाभ के पद में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 योग्यताएं आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 4 कौन कौन सी मुख्य योग्यताएं हैं। तो पहली कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, और चौथा कि वह लाभ के पद पर न हो। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, और लाभ के पद में क्या शामिल नहीं है ये भी आपने देख लिया। अब एक बात हमें यहां ये देखनी है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो भी व्यक्ति लड़ता है उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, इसी में देख लेते हैं हम यहीं पर। ये तो थी योग्यताएं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ये सारी योग्यताएं हैं, और इन योग्यताओं के बाद में और कौन सी प्रक्रिया है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, पहली चीज यहां ये याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी योग्यताओं को धारित करता है और राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट होता है या नामांकन भरता है, तो नामांकन के लिए उसे कितने तो प्रस्तावक चाहिए और कितने अनुमोदक चाहिए। तो पहला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का नामांकन भरता है तो उसके नामांकन के लिए कम से कम 50 तो क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। तभी वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का नॉमिनेशन भरेगा। दूसरी चीज कि जो जमानत राशि है वो कितनी जमानत राशि जमा कराएगा ताकि वो अपना नामांकन भर सके। तो राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 रुपये क्या है? जमानत राशि के तौर पर जमा किए जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये जो 15,000 रुपये हैं ये कहाँ जमा होंगे? देखिए, ये या तो आरबीआई के पास जमा होंगे या सरकारी खजाने में जमा होंगे। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है बस। अगर अच्छे से एक बार इनको समझ लिया तो काम हो जाएगा। अब एक बिंदु और आता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इन सभी योग्यताओं को कंप्लीट कर चुका है और इलेक्शन हो चुका है, तो वो अपनी जमानत राशि कितने मतों पर बचा पाएगा? तो यहां याद रखना कि जितने भी मत डाले गए हैं, तो कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना है? 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग मत उसको प्राप्त करने होंगे, तब उसकी जमानत राशि बचेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास में इतने मत नहीं है तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये 15,000 रुपये उसके क्या हो जाएंगे? जब्त हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त कर लिए हैं? 1/6 भाग मत प्राप्त कर लिए हैं, तो क्या होगा? उसके जो 15,000 की जमानत राशि है वो उसको वापस मिल जाएगी। यदि वो इतने मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी ये जो जमानत राशि होगी वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी, और वो आरबीआई के पास में ही रहेगी। ये हो गया क्या? इससे संबंधित प्रावधान। अब एक बात आती है कि ये जो प्रावधान है कब किया गया? क्या शुरू से ही भारतीय संविधान में 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावकों की जो प्रावधान था ये था? ऐसा नहीं था। देखिए, एक आर्टिकल आता है अपना 71, और 71 में एक सब क्लॉज दे रखा है 3, और सब क्लॉज 3 के तहत संसद को शक्ति दी गई है। और संसद को क्या शक्ति दी गई है? ये दी गई है कि अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद ने अपनी इस शक्ति के तहत कुछ प्रावधान किए। तो देखिए, अगर हम 1952 की बात करते हैं तो 1952 में संसद ने एक एक्ट पारित किया, और 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम के तहत 2 प्रस्तावकों की आवश्यक, यानी कि 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक, इनका प्रावधान किया। यानी कि ये नहीं था कि पहले 50 प्रस्तावक थे और 50 अनुमोदक थे। इनकी इसका इतिहास बताता हूं कि वही इतिहास है कि किस तरीके से हम 2 प्रस्तावकों और 2 अनुमोदकों पे से कहां पहुंचे? 50 प्रस्तावक। कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, इसका रीजन क्या रहा?
तो देखिए 1952 में जब संसद ने क्या किया कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है या लड़ने की योग्यता रखता है, तो उसके लिए नॉमिनेशन भरने के लिए कम से कम 2 प्रस्तावक चाहिए और 2 अनुमोदक चाहिए। तो देखिए इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा राष्ट्रपति के चुनाव पर वो ये पड़ा कि कुछ जो गंभीर टाइप के प्रत्याशी होते हैं, जो इस चुनाव को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, तो उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ती चली गई। और ऐसे चुनाव में उनकी संख्या बढ़ी। तो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में 17 उम्मीदवार खड़े हुए थे और इन 17 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी जमानत राशि प्राप्त नहीं कर पाई या जिनको एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जैसा इतना प्रतिष्ठित पद और उसके लिए 17 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जिनमें से 9 उम्मीदवार आधे से अधिक ऐसे हैं जिनको एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात ये ऐसे प्रत्याशी थे जो राष्ट्रपति के पद को लेकर के, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के क्या नहीं थे, सीरियस नहीं थे, गंभीर नहीं थे। तो संसद ने फिर क्या किया, 1974 में, 1974 में फिर से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम पारित किया और उसमें 2 प्रस्तावकों की जगह पर क्या कर दिया, अब 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदकों का वो कर दिया प्रावधान कि अब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए 5 प्रस्तावक होने चाहिए और 5 अनुमोदक होने चाहिए। समस्या यहां जितनी थी उतनी ही समस्या यहां मिली, यानी कि अभी भी जिस समस्या के लिए संसद ने यह प्रावधान किया था उसका समाधान नहीं हुआ था। अब क्या हुआ कि आगे चल करके 1997 में, 1997 में फिर से संसद ने उसमें संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में यह प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। इसके साथ साथ जमानत राशि का प्रावधान किया कि 15,000 रुपये की वो जमानत राशि जमा कराए और यदि उसको 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इससे क्या हुआ कि इस प्रावधान के आने के बाद 1997 में जो गंभीर प्रत्याशी नहीं थे उनको क्या कर दिया गया, इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी कि उनको 50 प्रस्तावक और अनुमोदक मिलेंगे नहीं तो वो क्या नहीं होंगे, इस पद के लिए नॉमिनेट नहीं होंगे। तो ये था इसका इतिहास किसका, कि नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए। पहले 2 थे, फिर 5 का प्रावधान किया, फिर 50 का प्रावधान किया। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 59, 59। बहुत ही आसान है, अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की कुछ शर्तों के बारे में चर्चा की गई है कि किन किन शर्तें होंगी, उसकी परिलब्धियां क्या होंगी, वेतन भत्ते क्या होंगे, इन शर्तों के बारे में बात की गई है। तो देखिए पहली क्या है आर्टिकल 59 में, यह है कि अगर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है, मैं लिख देता हूं, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है तो तब क्या होगा, और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद में उसको अपनी संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। पहली शर्त तो ये है। ठीक है,
दूसरी शर्त क्या है कि पद पर रहते हुए वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। पद पर रहते हुए अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी है कि राष्ट्रपति को क्या दिया जाएगा, एक आवास दिया जाएगा बिना किराए के। आवास की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, 59 में है। और जो आवास है राष्ट्रपति का वो किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, अगला पॉइंट, अगली शर्त यह है कि संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति के लिए उपलब्धियां क्या होंगी, उसके भत्ते क्या होंगे, उसके विशेषाधिकार क्या होंगे, ये फिक्स करेगी। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित करेगी। ठीक है। एक पॉइंट और है, वो इसी से रिलेटेड है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर रहता है, यानी कि राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसकी ना तो उपलब्धियां, ना ही भत्ते और ना ही विशेषाधिकार संसद कम कर सकती है। ये इसकी शर्तें हैं जो किस में लिखी हुई हैं, 59 में लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है हमारा 60। अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। तो पहली चीज यह याद रखना कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। तो इनको आप याद रखना, ये इसकी शपथ से संबंधित प्रावधान है। अब एक बात आती है आर्टिकल 61 की। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जा सकता है उनके बारे में चर्चा की गई है। वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसको अच्छे से समझना, वो एक कॉन्सेप्ट है पूरा। और आज के लेक्चर का हमारा आखिरी पॉइंट है ये। देखिए, अनुच्छेद 61, 61 और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, 61 में किया गया है। तो पहली चीज ये आती है कि जो महाभियोग है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसको याद रखना, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो किस आधार पर लगाया जाएगा, संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाएगा। किस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण पर। इसके अलावा और किसी आधार पर उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के साथ तो लगाया ही जाता है, उसके साथ साथ देशद्रोह पर, रिश्वत के मामले पर या अन्य किसी गतिविधि में कोई लिप्त पाया जाता है तो उस आधार पर क्या किया जाएगा, उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ये चीज अलग है। यहाँ केवल अगर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कौन चलाएगा, कहां पर चलाई जाएगी, पहला सवाल ये आता है। तो क्या प्रक्रिया है, तो इसको हम 3 पॉइंट की मदद से समझते हैं। पहला बिंदु है हमारा कि कोई सदन सबसे पहले क्या करेगा, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों में से कोई एक सदन क्या करेगा, आरोप लगाएगा।
कोई एक सदन क्या करता है, आरोप लगाएगा। और आरोप किस चीज का लगाएगा, संविधान के अतिक्रमण का लगाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस आरोप को लगाने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, कि भैया आरोप तो लगा दिया, लेकिन उस आरोप को लगाने के लिए कुछ शर्तों की भी चर्चा की गई होगी इसमें। तो पहली चीज ये है कि ये जो आरोप लगाया गया है, ये आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, संकल्प के रूप में हो। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आरोप लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या दी जानी चाहिए, लिखित सूचना दी जानी चाहिए। कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व या 14 दिन पहले लिखित सूचना किसके पास जानी चाहिए, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, यह बात आपको याद हो गई। अगली शर्त क्या है कि अगर इस तरीके का या इस आशय का कोई संकल्प संसद के किसी सदन में लाया जाता है तो उसके लिए कम से कम उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, उस प्रस्ताव को लाने के लिए हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर उस सदन में वो संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए संकल्प के लिए क्या चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके लिए, प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, और क्या शर्त होगी, और एक ये शर्त होगी, मान लीजिए कि 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और उसको सदन में प्रस्तुत कर दिया, तो सदन में प्रस्तुत करने के बाद में ये आरोप उस सदन ने लगाया है, तो ये आरोप कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, तो उस सदन की जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत के द्वारा, कितने, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। ये तो बात हो गई पहली प्रक्रिया की कि एक सदन आरोप लगाएगा और उस आरोप, कौन सा लगाएगा आरोप, वो संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। और इस ये आरोप कैसा होना चाहिए, एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। और आरोप लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। और उस संकल्प को सदन में पेश करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। और संकल्प को पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प क्या हो, पारित हो। ये पहली प्रक्रिया होगी। अब बात आती है कि ये आरोप लगा दिया, दूसरा पॉइंट, अब इस आरोप की जांच करने के लिए यह संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा ने क्या लगाया, आरोप लगाया और यह सारी प्रक्रिया उसने पूरी कर दी। इसके बाद में यही संकल्प कहां भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तो दूसरा सदन इस आरोप की क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा। दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। अब देखिए इसी प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि राष्ट्रपति या तो स्वयं दूसरे सदन के समक्ष उपस्थित हो सकता है या अपने वकील के माध्यम से उस सदन के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है और अपना बचाव पक्ष रख सकता है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आरोप इस सदन में साबित हो गया और अगर आरोप साबित हो गया तो दूसरे सदन के कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। अगर दूसरे सदन के 2/3 बहुमत के संकल्प पारित होने पर क्या हो जाएगा, पारित हो गया, मान लीजिए आरोप सिद्ध हो गया और आरोप सिद्ध होने के बाद में उसको 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कराना आवश्यक है। और 2/3 बहुमत से संकल्प अगर पारित हो जाएगा तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। और यहां नोट करके लिख लेना कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है, ये क्या याद रखना है आपको कि भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है,
लेकिन अमेरिका में जो महाभियोग है वो अभी तक तीनों राष्ट्रपतियों के खिलाफ लाया गया है, लेकिन पारित नहीं हुआ है। पारित क्यों नहीं हुआ है कि दो ने तो क्या किया था, पारित होने से पहले ही या उनका बहुमत नहीं मिला उनको संकल्प को पारित होने के लिए दूसरे सदन में। एक व्यक्ति ऐसे थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने क्या किया था कि महाभियोग लगा तो दिया, आरोप लगा दिया उनके ऊपर, उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अमेरिका में भी किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया। इसमें आपको और क्या याद रखना है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि वो इसकी तत्काल सूचना किसको दे, लोकसभा अध्यक्ष को दे। तुरंत उपराष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो ये तुरंत सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, इस बात को और आप याद रखना। और ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। देखिए महाभियोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा पहला सवाल तो यही बनेगा कि महाभियोग क्या है। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे लगाया जाता है, संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाता है। संसद के कहाँ लगाया जा सकता है, किस सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। शर्त यह है कि इन शर्तों को वो पूरा करें, संकल्प पारित हो जाए, उसके बाद में दूसरा सदन जांच करेगा, वो भी 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर देगा तो महाभियोग साबित हो जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया, अब इसके हटाने के बाद में पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेगा। लेकिन कब तक रहेंगे ये उस पद पर, तो ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 माह तक, 6 महीने तक उस पद पर रह सकता है। अर्थात 6 माह के दौरान क्या करा लिए जाने चाहिए, नए राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।